स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। खबर बिहार से है। बिहार के छपरा में एक बार फिर खाकी को बदमाशों ने निशाना बनाया। वारदात इसुआपुर थाना क्षेत्र की है, जहां अपने वर्दी का फर्ज निभाते हुए एक थानाध्यक्ष शहीद हो गया। संजय कुमार तिवारी को बदमाशों ने उस वक्त अपनी गोली का निशाना बनाया जब उन्होंने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की। वारदात के बाद से पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बेखौफ बदमाशों की करतूत, फिर निशाने पर रही खाकी। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े घटी एक सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ यहां के बासिंदों को झकझोर दिया है, बल्कि इलाके में कायम गुंडाराज को भी जगजाहिर कर दिया है। गुप्त सूचना पर इलाके में गश्त के लिए गए इसुआपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी को बदमाशों ने गोलियों का निशाना बना दिया। गंभीर हालत में संजय कुमार को अस्पताल तो जरूर पहुंचाया गया, लेकिन उनकी सांसों की डोर को डॉक्टर नहीं थाम सके और इस तरह एक बार फिर अपने फर्ज को निभाते हुए एक पुलिस वाला शहीद हो गया। सब आ रहा था, लोग रास्ता में घेर लिया, लोग आदमी खड़ा था, ये चेक करने के लिए उतर गए। कौन है तुम लोग? इनको खबर मिला था कि बैंक लूटने कुछ आ रहा है, तो रास्ता मिला तो चेक करने के लिए उतर गए। उतरे तो वो लोग से भागझक होने लगा, ये रिवॉल्वर निकाले, तब तक इसको मार नहीं। दरअसल इसुआपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी को किसी अज्ञात शख्स ने फोन पर यह सूचना दी कि बैंक में पैसा जमा करने वाले पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कुछ अपराधियों ने लूट की योजना बनाई है। इस सूचना पर संजय कुमार तिवारी अकेले ही इलाके का मुआयना करने निकल गए। जैसे ही संजय कुमार तिवारी शाम कौरिया ढाला के पास पहुंचे, उन्हें कुछ लोगों पर शक हुआ और उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे पहले कि संजय सतर्क हो पाते, अज्ञात अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद संजय कुमार जमीन पर गिर गए और वहां से बदमाश फरार हो गए। वारदात के बाद से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एक पुलिस वाले को मौत की नींद सुलाने वालों की तलाश सरगर्मी से हो रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका है। पुलिस उस अज्ञात शख्स की भी तलाश कर रही है जिसने संजय कुमार तिवारी को लूट की सूचना दी थी। पुलिस कई पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर लोगों के मन में अपराधियों का खौफ कायम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर नोएडा में चोरी की कोशिश का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। हैरत अंगेज इसलिए क्योंकि खिड़की तोड़कर बैंक में घुसा चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाया और बाद में उसी बैंक में बैठकर मैनेजर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में चोर ने अपनी कई मजबूरियां गिनाई और मैनेजर से अपने गुनाह के लिए माफी भी मांगी। फिलहाल गुनाह तो गुनाह हो, चाहे किसी भी वजह से किया गया हो। पुलिस ने पत्र को सील कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मैनेजर साहब नमस्कार। जिंदगी में पहली बार चोरी करने की कोशिश की है और चोरी भी नहीं कर सका। सर, पैसे को लेकर बहुत परेशान था, मुझे माफ कर देना। ये चिट्ठी एक चोर ने लिखी है। चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके असली मकसद को समझा जा सकता है। ये शायद पहला मौका होगा जब किसी चोर ने अपनी ईमानदारी का परिचय देने की कोशिश की हो, लेकिन ये 16वां आना सच है। दरअसल चोरी में नाकाम होने के बाद एक चोर उसी बैंक के मैनेजर के नाम एक खत छोड़ गया, जहां वो बैंक का लॉकर तोड़ने बीती रात दाखिल हुआ था। उसने अपनी मजबूरी बताई है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत गरीब है, नौकरी करता था वो भी छूट गई है, लेकिन चोर ने कुछ भी वहां से चोरी नहीं की है और अपना बजाय अपना कई हजार रुपए का अपना सामान वहां पे वो छोड़ के चला गया। चोरी की कोशिश का यह हैरतअंगेज मामला सामने आया है नोएडा के सेक्टर 6 स्थित केनरा बैंक से, जहां एक चोर चोरी के मकसद से तो घुसा था, लेकिन हैरानी की बात ये कि उसने बैंक के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया, उल्टे घबराहट में अपना सामान भी वहीं छोड़ गया। किसी तरह के नुकसान की वैसे अभी प्रतीत नहीं हो रही है कुछ भी। और हॉल के अंदर और मेरे केबिन के अंदर 2 एयर बैग जो टूल किट से भरे हुए थे सारे पड़े हुए मिले। उन्होंने एक मेरी टेबल पर 2 पत्र छोड़े थे जिसमें लिखा था, मैनेजर साहब महंगाई का जमाना है और घर खर्च नहीं चल रहा है, क्योंकि ये चोरी का प्रयास किया है पहली बार
पर कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, माफ कर देना। इस बात में कोई गुरेज नहीं कि खिड़की तोड़कर बैंक में दाखिल हुए चोर ने एक बड़े जुर्म को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते उस चोर ने जो पत्र बैंक मैनेजर के लिए छोड़ा उसे पढ़कर एक पल के लिए सब सन रह गए। चोर ने बैंक मैनेजर को लिखे पत्र में अपनी मजबूरियां गिनाई है। उसने बताया है कि नौकरी छूट जाने की वजह से वो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा है। पैसों की उसे सख्त जरूरत है, लिहाजा मजबूरी में उसे चोरी का इरादा बनाना पड़ा। चोर ने अपने 2 बैग पीछे छोड़ रखे हैं जिसमें उनके काफी सारे टूल्स हैं। पुलिस इसमें छानबीन कर रही है, जितने भी एंगल्स निकल रहे हैं उन सब पे हम छानबीन कर रहे हैं। वैसे गुनाह तो गुनाह है, चाहे वो मजबूरी में किया गया हो या फिर जानबूझकर। बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश ने उस अज्ञात चोर को कानून की निगाहों में मुजरिम बना दिया है। लिहाजा पुलिस ने बैंक से बरामद पत्र और चोर के सामान को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। अमित मलिक उर्फ भूरा, ये नाम है उस शातिर अपराधी का जो सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। इसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार तो किया था, लेकिन कुछ दिन पहले उसके साथी पुलिस की आंखों में मिर्च स्प्रे डालकर उसे अपने साथ लेकर फरार हो गए। अब 3 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है और नोएडा में इस शातिर के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। तैयारी है कुख्यात अपराधी को पकड़ने की। ये सर्च ऑपरेशन है मोस्ट वांटेड को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करने का। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके मोस्ट वांटेड बदमाश अमित मलिक और भूरा की, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब उत्तराखंड पुलिस ने नोएडा में एक कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे भूरा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। आपको बता दें कि इस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड और यूपी पुलिस के काबिल अधिकारी 24 घंटे रहेंगे और भूरा को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ उसके जो एसोसिएट हैं जो कि उसके साथ भाग सकते हैं, भगाने में मदद कर सकते हैं, उनके बारे में पुलिस को जानकारी हुई है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उनका नाम अभी यहाँ हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां हुई हैं, उन्हीं को वेरीफाई कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ छुपा हो सकता है। जितने भी इसके एसोसिएट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, जिससे कि उनके माध्यम से कुछ सुराग लग सके कि कहाँ हो सकता है। इससे पहले शनिवार को उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली पुलिस की बैठक दिल्ली के उत्तराखंड भवन पर हुई थी। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू ने की थी। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में तीनों राज्यों की पुलिस ने भूरा को पकड़ने के लिए सूचना शेयर करने और मिलकर छापेमारी करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने अपनी कार्य योजना के बारे में वहां डिस्कस किया। यद्यपि 2 व्यक्ति जो उसके साथी थे और जो कहीं न कहीं मदद करते थे उनको बागपत पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन अभी तक अमित भूरा या जो उसके साथ भागे हैं क्रिमिनल्स, उनके बारे में सटीक सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई है। भूरा को उत्तराखंड पुलिस पेशी के लिए देहरादून से बागपत ले जा रही थी, तभी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर करीब दर्जन भर बदमाशों ने धावा बोलकर टेम्पो में सवार अमित और भूरा को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया था। इसके लिए बदमाशों ने पुलिस टीम की आंखों में मिर्च स्प्रे डालकर फायरिंग भी की थी और वो जाते जाते पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूट कर ले गए थे। अमित उर्फ भूरा पर यूपी उत्तराखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। भूरा को कुख्यात अपराधी सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 लाख का इनामी बदमाश भूरा इस वक्त कहां है, किस आपराधिक साजिश को अंजाम देने के फिराक में है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन भूरा के फरार होने के बाद पुलिस ने जिन 2 बदमाशों पर शिकंजा कसा, उनके खुलासे ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। भूरा के दोनों सहयोगियों ने एक बार फिर सलाखों के पीछे की काली हकीकत को उजागर कर दिया है।
बागपत से पेशी पर ले जाते वक्त फरार हुए कुख्यात बदमाश अमित उर्फ भूरा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन भूरा की तलाश में जुटी पुलिस के सामने जो सच सामने आया, उसने न सिर्फ सलाखों के पीछे से नियंत्रित होने वाले एक ऐसे संगठित नेटवर्क का खुलासा एक बार फिर कर दिया, जो फोन और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए संचालित होता है। ताजा खुलासे पर गौर करें तो बागपत से फरार इनामी बदमाश अमित उर्फ भूरा को भगाने की प्लानिंग व्हाट्सएप के जरिए अंजाम दी गई थी। ये बात सामने आई है 2 आरोपियों समरपाल और बॉबी तोमर की गिरफ्तारी से। बागपत से फरार होते ही भूरा ने बॉबी तोमर से ही व्हाट्सएप पर दिल्ली का रास्ता पूछा था। फिलहाल पुलिस सोशल साइट्स पर सक्रिय भूरा के इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। साथ ही साथ भूरा की तलाश में अब यूपी उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी जुट गई है। रुड़की जेल गैंग वॉर के आरोपी भूरा की गिनती कुख्यात बदमाशों में की जाती है, जिसे सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। भूरा के फरार होने के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सवालों में घिरती नजर आ रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि भूरा जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। जैसे ही भूरा जेल के अंदर पहुंचता था, उसे मोबाइल फोन मुहैया करा दिया जाता था, जिसके जरिए वो अपना नेटवर्क चलाता था। पुलिस को भूरा के बैरक से मोबाइल फोन की बैटरी और एक नक्शा भी मिला है। भूरा और जेलों में फोन के इस्तेमाल के इस ताजा खुलासे के बाद जेल के आईजी को भी हटा दिया गया है। एक तरफ जहां भूरा को लेकर पुलिस के हाथ खाली है, वहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जो भूरा को जेल के अंदर मोबाइल फोन मुहैया कराता था। किसकी लापरवाही से भूरा जेल के अंदर अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब उत्तराखंड पुलिस को देना बाकी है। लेकिन इस ताजा खुलासे ने एक बार फिर जेलों में बंद जरायम की दुनिया और पुलिसकर्मियों के साठगांठ की काली हकीकत सामने ला दी। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका भूरा आखिर कैसे जरायम की दुनिया में आया और कैसे बना पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस शख्स को कानून के शिकंजे से छुड़ाने के लिए अपराधियों ने तांडव किया, वो आखिर है कौन? तो हम आपको बता दें, अमित उर्फ भूरा नाम के इस कुख्यात अपराधी पर यूपी उत्तराखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। भूरा कुख्यात अपराधी सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है, जिसे पुलिस के रिकॉर्ड में रुड़की जेल के बाहर हुए गैंगवार और तिहरे हत्याकांड का आरोपी भी माना जाता है। यही नहीं, भूरा बागपत के सिलाना गांव के प्रधान पति की हत्या का भी आरोपी है और इसी मामले में पेशी के लिए उसे बागपत लाया जा रहा था, जब उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर बड़े ही आसानी से उसे छुड़ा लिया। इस बीच जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पे जो लोग उनके सहयोगी इसको भगाने में जिन्होंने साथ दिया है, उनके विवरण भी प्राप्त किए जा रहे हैं। साथ में इस अपराध की जघन्यता और जिस तरह का ये हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको देखते हुए इस पे 1 लाख रुपीज रिवॉर्ड की रिकमेंडेशन शासन को भेजी गई है। सवाल ये कि ऐसे अपराधी की सुरक्षा को पुलिस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? एक टेम्पो से महज कुछ पुलिसकर्मियों की निगरानी में भेजना आला अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो और क्या है? बागपत से कुलदीप चौहान के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तफ्तीश में अब बात करते हैं दिल्ली के प्रोफेसर संकल्प आनंद खुदकुशी की, जिसमें अब यूपी सरकार हरकत में आती दिखाई दे रही है। लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब यूपी सरकार ने संकल्प सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। संकल्प ने 15 अक्टूबर की सुबह कोसी में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी। दिल्ली के LNJP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में समाज शास्त्र के लेक्चरर संकल्प आनंद की खुदकुशी के पीछे 250 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आ रहा था। पुलिस को जो 11 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, उसमें उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार बताया था। 2 मौतें, अनगिनत सवाल। संकल्प की मौत का कौन है जिम्मेदार?
इस सुसाइड लेटर में संकल्प आनंद ने जिस तरह से परत दर परत जालसाजी और पैसे के खेल का खुलासा किया था, उसकी जद में 3 नाम अहम थे, जिनके इर्द गिर्द पूरे मामले की गुत्थी उलझी हुई थी। पहला नाम कमलेंद्र प्रसाद। मौजूदा वक्त में यूपी पुलिस की आवाज समिति के डीजी कमलेंद्र प्रसाद जून 2009 से जून 2014 तक LNJP फॉरेंसिक संस्था के डायरेक्टर रहे थे। संकल्प ने अपने सुसाइड नोट की शुरुआत में ही कमलेंद्र प्रसाद का जिक्र किया था। संकल्प के मुताबिक कमलेंद्र प्रसाद ने ही उन्हें 250 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। दूसरा नाम संदीप मित्तल। सुसाइड नोट के मुताबिक इस कथित 250 करोड़ के प्रोजेक्ट में जनवरी 2013 में एक समझौता हुआ, जिसमें संकल्प को 75 लाख रुपए की रकम मिली, जिसमें से 20 लाख रुपए MK डागा ने लिए। बची हुई रकम DIG संदीप मित्तल को सौंप दी गई, जिसमें से संदीप ने संकल्प को 5 लाख रुपए दिए। संकल्प के मुताबिक उसे पता नहीं था कि कोई गलत काम हो रहा है। उस वक्त ये लोग मिलकर एक फर्जी जॉब रैकेट चला रहे थे, जिसके लिए रोजगार समाचार में बकायदा विज्ञापन भी छपवाया गया था। तीसरा नाम सपना गोयल। संकल्प ने अपने सुसाइड नोट में सपना गोयल का भी जिक्र किया था। सुसाइड लेटर के मुताबिक सपना गोयल को भी संदीप मित्तल के साथ सजा मिलनी चाहिए, जो दोनों मुझे मारना चाहते थे। सपना गोयल ने एक सब इंस्पेक्टर सुखिंदर सिंह के साथ मिलकर मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे। ये पुलिस वाला हमेशा मुझे सपना और संदीप का नाम लेकर प्रताड़ित करता था। संकल्प आनंद के इन आरोपों के बीच एक चौंकाने वाली बात गुड़गांव से सामने आई थी, जहां महिला व्यवसायी ने अगस्त में संकल्प के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक संकल्प ने उसे श्रीलंका में 300 करोड़ का बिजनेस दिलाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए। बीते 10 अक्टूबर को इस मामले में पुलिस ने संकल्प को जांच का नोटिस भेजा, लेकिन संकल्प इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संकल्प आनंद के मौत के बाद, उनके खुदकुशी के लगभग 2 महीने बाद अब यूपी सरकार हरकत पे आई है और CBI जांच की मांग की है। दिल्ली के रोहिणी में स्थित LNJP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। गृह मंत्रालय से जुड़े इस संस्थान की स्थापना 1972 में हुई। इस संस्था में क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के अलावा रिसर्च वर्क भी होते हैं। साथ ही ये संस्था फॉरेंसिक्स जांच में सहयोग भी मुहैया कराता है। जाहिर है खासा अहम संस्थान है ये, जहां एक प्रोजेक्ट के लिए संकल्प आनंद को संस्थान के तत्कालीन डायरेक्टर कमलेंद्र प्रसाद ने DDO बनाया था। सुसाइड नोट में किए गए जिक्र के मुताबिक दिसंबर 2012 में संकल्प को इस संस्थान का DDO बनाया गया। इसके बाद से ही पैसे के लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ। सुसाइड नोट के मुताबिक संकल्प को बताया गया कि उसे 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हैंडल करना है, जिसके लिए अलग अलग लोगों से पैसे का लेन देन शुरू हुआ, जिसका मोबाइल नंबर और नाम सबका जिक्र संकल्प ने अपने सुसाइड नोट में किया है। असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी। संकल्प ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था कि कमलेंद्र प्रसाद और संदीप मित्तल ने मिलकर उसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो ऐसे भवन में फंसता चला गया जहां से निकलना मुश्किल हो गया। जाहिर है इस सुसाइड लेटर में जो भी बातें लिखी गई थी वो कई सवाल खड़े करती थी। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में एक ऐसे शख्स को DDO क्यों बनाया गया जो परमानेंट नहीं था? क्या एडहोक लेक्चरर को DDO बनाने के पीछे मंशा ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की थी, जो प्रोजेक्ट के नाम पर की जानी थी? आखिर कमलेंद्र प्रसाद को कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से इतना प्रेम क्यों था? क्या संकल्प आनंद को अवैध पैसे के लेन देन में बतौर करियर इस्तेमाल किया गया? सवाल ये तमाम इसलिए उठ रहे थे क्योंकि एक और तो फॉरेंसिक साइंस जैसा अहम विभाग, जहां रिपोर्टें गंभीर से गंभीर मामलों में अदालती फैसलों की बुनियाद कई बार बनती हैं, मामला वहां का था और सीधे सीधे सुसाइड लेटर के मुताबिक बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन का था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी गतिविधियों को लेकर जारी हुए अलर्ट की वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले अलर्ट जारी हुआ था कि कुछ आतंकी आगरा दिल्ली हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे देखते हुए अब यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल से लेकर नोएडा एक्सप्रेसवे पर QRT की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही PAC की भी कई कंपनियां हाईवे पर तैनात कर दी गई हैं। सुरक्षा बल हाईवे से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं।